दिल्ली विश्वविद्यालय का इतिहास विभाग उस दिन बेहद चहलकदमी से भरा था। शोध छात्र आरव मल्होत्रा, जो भारत के प्राचीन किलों और उनकी रहस्यमयी कहानियों पर रिसर्च कर रहा था, ने एक बेहद विचित्र नाम पर ध्यान दिया, भूली भटियारी का महल। ये क्या नाम हुआ? आरव ने मुस्कुराते हुए अपने प्रोफेसर डॉक्टर वर्मा से पूछा। डॉक्टर वर्मा के चेहरे पर अचानक गंभीरता छा गई। ये कोई साधारण खंडहर नहीं है आरव। यहां लोग आते हैं और वापस नहीं लौटते। क्यों? क्या वहां कुछ असाधारण है? कुछ नहीं, बहुत कुछ है। लेकिन यदि तुम्हारा मन बना चुका है तो मैं तुम्हें रोक नहीं सकता। पर चेतावनी है, रात वहां कभी मत रुकना। आरव को जितना रोका गया उतनी ही उत्सुकता बढ़ी। शाम को ही उसने इंटरनेट खंगालना शुरू किया। भूली भटियारी के बारे में तरह तरह की बातें लिखी थी। कोई कहता आत्मा भटकती है, कोई कहता पुराने जमाने की बेवफाई का श्राप है। अगले ही दिन उसने अपने कैमरे, रिकॉर्डिंग डिवाइस, टॉर्च, पावर बैंक और एक डायरी के साथ भूली भटियारी की ओर रुख किया। उत्तर दिल्ली के रिज एरिया में स्थित भूली भटियारी का महल अब एक वीरान जगह है, जहां दिन में कुछ पर्यटक आ जाते हैं, लेकिन शाम होते ही कोई वहां रुकता नहीं। महल की टूटी दीवारें, उखड़ी हुई ईंटें और झाड़ियों से ढकी गलियां किसी भी इंसान के अंदर सिहरन पैदा कर देती थी। आरव ने फाटक पार किया तो हवा में एक अजीब ठंडक थी, जैसे कोई अदृश्य साया उसके आसपास हो। इतिहास की खोज में डर से पीछे नहीं हट सकते, उसने खुद से कहा और अंदर कदम रखा। अंदर एक खुला प्रांगण था, जिसके चारों ओर कमरे थे। दीवारों पर कुछ निशान थे, मानो किसी समय में यहां शाही जीवन रहा हो। लेकिन अब सब खामोश था। रात को 11 बजते बजते आरव ने अपना कैमरा ऑन किया, रिकॉर्डर चालू किया और एक कोने में अपना टेंट लगाया। घड़ी की सुई जैसे ही 12 पर पहुंची, एक कराहती सी आवाज आई। क्यों? क्यों आया है तू? आरव ने टॉर्च ऑन की और बाहर झांका। कोई नहीं था। फिर अचानक बाएं कोने से सफेद साड़ी पहने एक धुंधली आकृति निकलती दिखी, हवा में तैरती हुई। उसके बाल खुले थे, चेहरा अस्पष्ट। आरव वही खड़ा रह गया, डर और जिज्ञासा के बीच। अगले दिन सुबह सुबह आरव पास के गांव नांगल राया में पहुंचा और वहां के बुजुर्ग रफीक चाचा से मिला। वो पुराने जमाने से उस इलाके के रहवासी थे और महल की बहुत सी कहानियां जानते थे। बेटा, उस जगह की रूह अब भी भटक रही है। उस औरत को सबने भटियारी बेगम कहा, पर उसका असली नाम कोई नहीं जानता। आरव ने नोटबुक निकाली। आप जानते हैं कि उसके साथ क्या हुआ था? रफीक चाचा ने एक लंबा सांस लिया और बोले, वो नवाब के हरम की सबसे खूबसूरत और समझदार बेगम थी। लेकिन राजनीति, धोखा और ईर्ष्या ने उसे ऐसा जख्म दिया कि उसने उसी महल में आत्महत्या कर ली। लोग कहते हैं कि वो नवाब की वफादारी चाहती थी, लेकिन नवाब ने किसी और से निकाह कर लिया। बेगम को ये अपमान सहन नहीं हुआ। उस रात वो महल की सबसे ऊंची मीनार से कूद गई। उसके बाद? आरव ने पूछा। उसके बाद जो हुआ वो आज तक हो रहा है। हर पूर्णिमा की रात उसकी आत्मा वहां लौटती है। जो भी सच्चाई जानने की कोशिश करता है, उसे वो अपने साथ ले जाती है। आरव के दिल में एक हलचल सी हुई, लेकिन अब वो पीछे नहीं हटना चाहता था। आरव ने भूली भटियारी की वो रात रिकॉर्ड कर ली थी, लेकिन जब उसने अगली सुबह कैमरा चेक किया तो स्क्रीन पर सिर्फ एक फटी फटी चीख सुनाई दी और फिर कैमरा जल गया। धुआं उठा और कमरे में कुछ देर के लिए गंध भर गई, जले हुए लोबान की। उसका शरीर कांप रहा था। वो रात उसे बार बार फ्लैशबैक में दिख रही थी। उस औरत की झलक, उसका तैरता शरीर और आंखें जो खाली थी, लेकिन किसी भी आत्मा को निगल सकती थी। रफीक चाचा से मिलकर वो लौटने ही वाला था
कि उसे एक औरत की धीमी सी आवाज सुनाई दी, मुझे छोड़ दो। वो पीछे पलटा, वहां कोई नहीं था। फिर पेड़ की डाल पर एक फंदा लटक रहा था। उस पर पुरानी जमाने की लाल चूड़ियां लटकी हुई थी। खून से सनी, आरव ने दोबारा भूली भटियारी लौटने का फैसला किया। इस बार अकेले नहीं, अपने 2 दोस्तों के साथ, सुमेधा और कबीर। सुमेधा ने आते ही कहा, ये जगह सांस नहीं लेने दे रही, जैसे कोई हमारी गर्दन पर हाथ रखे बैठा हो। कबीर ने मजाक उड़ाया, तुम लोगों का वहम है, ये सिर्फ पत्थरों का ढांचा है। लेकिन जैसे ही रात घिरी, महल की दीवारों पर खून से लिखे हुए शब्द उभरने लगे। न लौट सकोगे। कबीर की टॉर्च अपने आप बंद हो गई और तभी हवा में एक जोरदार झटका महसूस हुआ, जैसे किसी ने उसके कान के पास कुछ फुसफुसाया। उसने भी यही कहा था। कौन? कबीर कांप उठा। आरव ने मोबाइल से फोटो लेने की कोशिश की, लेकिन स्क्रीन पर कुछ और ही दिख रहा था। 3 लोगों के अलावा एक और साया, एक औरत, बिल्कुल उनके पीछे। रात के 2 बजे महल में अजीब सी गर्मी फैलने लगी, जबकि बाहर सर्द हवा चल रही थी। दीवारें चटक रही थी, छत से राख गिर रही थी। अचानक सुमेधा जमीन पर गिर पड़ी। उसकी आंखें सफेद थी। वो एकदम शून्य में घूर रही थी। उसके मुंह से आवाज निकली, लेकिन वो सुमेधा की नहीं थी। मैंने इंतजार किया है, सदियों से, अब तुम जाओगे नहीं। उसकी गर्दन अजीब सी मुड़ी, जैसे हड्डियां टूट रही हों। कबीर चीख पड़ा, लेकिन तभी एक और परछाई सीढ़ियों से उतरती दिखी। उसकी चाल इंसानी नहीं थी। वो जमीन से ऊपर तैर रही थी। उसकी साड़ी फटी हुई थी, पैरों में बेड़ियां थी और चेहरे से खून टपक रहा था। तुम भी धोखेबाज हो। जैसे वो था, दीवारों से चीखें आने लगी। हवा ने इतना जोर पकड़ा कि एक दरवाजा खुला और उसमें से अंधेरा निकलकर कमरे को निगल गया। आरव ने हनुमान चालीसा पढ़नी शुरू की, पर हर मंत्र के साथ दीवारों से आवाज आती। यहां मंत्र नहीं चलते, यहां सिर्फ बदला है। सुमेधा अब होश में नहीं थी। उसकी नब्ज बहुत धीमी हो गई थी। आरव ने कबीर को किसी भी तरह महल से बाहर ले जाने को कहा, लेकिन तभी फाटक अपने आप बंद हो गया। अब वे अंदर फंसे थे। महल की सबसे पुरानी मीनार से सफेद धुआं उठने लगा और वहां खड़ी थी भूली भटियारी। अब उसकी शक्ल पूरी दिख रही थी। चेहरा आधा जला हुआ, होंठ कटे हुए, आंखों से खून निकल रहा था। उसने कहा, मुझे न्याय दो, नहीं तो हर रात किसी को लूंगी। आरव चिल्लाया, तुम्हारे साथ जो हुआ वो गलत था, पर हर किसी को सजा मत दो। आत्मा चीखी और सारे कमरे में आग लग गई। एक जला हुआ पत्र हवा में तैरता हुआ आरव की गोद में गिरा। उसमें लिखा था, मैंने नवाब को माफ किया, पर खुद को नहीं कर सकी। आरव ने उस पत्र को आग में झोंका और आत्मा की ओर देखा। उसका चेहरा अब शांत था। आंसू की एक बूंद उसकी आंख से गिरी और जमीन ने उसे सोख लिया। तभी एक आवाज आई, धोखा। फिर से सारी दीवारें कांपने लगी। कबीर गायब हो गया। सुमेधा होश में आई, पर वो अब वही नहीं थी। उसकी आंखों में वही गहराई थी जो भूली भटियारी की थी। आरव, वो बोली, अब मैं कभी अकेली नहीं रहूंगी।